हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास इज बाय सरोज मैम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और उदाहरण। देखिए, आज हम टॉपिक करेंगे हिंदी की। ये हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है। हिंदी की मैं कंप्लीट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हिंदी आपके आती है। मिनिमम 10 मार्क्स की तो आती ही है। इससे अबव हो जाती है 15 मार्क्स की भी आ सकती है, 20 मार्क्स की भी आ जाती है कहीं कहीं पे। तो आप हिंदी को हल्के में लेके ना चलें, इसलिए इन क्लासेस को कवर करें। क्योंकि नंबर चाहे आपका एक नंबर चाहे कहीं से भी आए, ठीक है, चाहे वो मैथ से आए, चाहे वो हिंदी से आए, इंग्लिश में आए, ठीक है ना। क्योंकि वो नंबर्स जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में लेके ना चलें, अपने हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना के चलें, तभी आपका एग्ज़ाम कवर हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है। थोड़ा सा मैं एक बार डिटेल में बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपने 1% भी कहीं से छोड़ दिया ना, तो हो सकता है वो छोड़ा हुआ 1% आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। इसलिए किसी भी एक टॉपिक में से आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, और जीके हो गई। ये जो टॉपिक हैं ये तो आते ही आते हैं आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए, एक बार थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मान लीजिए आपके 4 टॉपिक है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, मैथमेटिक्स है, सॉरी रीजनिंग है एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसमें से आपका कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मान लीजिए आपका इनमें से कुछ टॉपिक हर किसी के होते हैं, किसी का किसी पे कमांड होती है, किसी की किसी पे कमांड होती है। लेकिन क्या करते हैं कि हम जीके और हिंदी को छोड़ के चले जाते हैं कि चलो हम इनको लास्ट टाइम में कवर कर लेंगे। अरे भाई, ये भी वही नंबर देंगे और ये भी वही नंबर देंगे। आप क्या लगे रहते हो, इंग्लिश पे लगे रहते हो, मैथ पे, रीजनिंग पे, ठीक है ना, और यही नंबर आपके कट करवा देते हैं। अगर आप इनमें जितना टाइम देते हो उससे अगर आधा टाइम भी हिंदी और इंग्लिश जीके में दे दो, तो ये जो चीज़ें हैं तो रेक्टिफिकेशन वाली हैं और आपको याद भी जल्दी हो जाती है। इनमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने स्कोर को अप करने की कोशिश करें, जो इजी चीज़ें हैं उनको स्किप ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया क्या होती है, ठीक है। क्रिया मतलब काम, ठीक है ना। देखिए, क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। मतलब क्या काम कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रिया कहेंगे। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। मतलब इसी से भी मतलब शब्द में हमारे पास एक वाक्य में विकार आता है, ठीक है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण कारण से बदलते रहते हैं। मतलब जो इनका जो रूप है, लिंग वचन और कारक अगर हम लगाएंगे तो उनके कारण जो है हमारा वाक्य बदलता रहता है। और जो रूप वचन और कारक के कारण अगर वाक्य बदलता है तो उन्हीं को तो हम विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्या कहना चाहता है कि क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होगा, ठीक है। काम से ही तो हमें पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, तभी तो पता चलेगा कि मैं जा रही हूँ अभी, है ना, या फिर मैं जा चुकी हूँ, मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। तो क्रिया से ही हमें पता चलेगा कि ये जो काम है वो कब हुआ है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगना ना लगा दिया जाता है तब क्या हो जाती है, क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा या विशेषण से भी बनाया जा सकता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेद माने गए हैं। क्रिया के भेद कितने माने गए हैं, 8 भेद माने गए हैं। जैसे देखो, क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना गया है। जितने भी हमारे सार्थक शब्द हैं उनमें से 8 भेदों में से एक माना गया है। जैसे खाना, ना लग गया, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना आदि, ठीक है। जब किसी भी धातु में अगर आप ना शब्द लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है, ठीक है। क्रिया के उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा कि राम खेल रहा है,
क्या कर रहा है, राम खेल रहा है। ठीक है ना, क्या का आंसर आ रहा है हमें, तो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। मीना क्या कर रही है, नाच रही है। अली क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोई भी बंदा क्या कर रहा है। बाजार में बम फट गया है, बच्चा पलंग से गिर गया है, बाहर बारिश हो रही है, राधा नाच रही है, मुकेश कॉलेज जा रहा है, सरोज खाना खा रही है, भगत सिंह बड़े वीर थे। क्या थे भगत सिंह, बड़े वीर थे। मीरा बुद्धिमान है, राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है। मतलब सभी के बारे में पता चला है हमें कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि धातु, किसी भी धातु के अगर मैं ना लगा देती हूँ लास्ट में तो हमें क्या मिल रहा है, क्रिया मिल रही है। तो पता होना चाहिए कि धातु होती क्या है। ठीक है, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। जैसे यह क्रिया का एक रूप होता है, धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बोल, बोल के आगे ना लगा दिया तो बोलना। पढ़, पढ़ के आगे ना लगा दिया पढ़ना। घूम, घूम के आगे ना लगा दिया घूमना। लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो, ये सारे के सारे क्या है, मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे, धातु। अब देखिए धातु के भेद कितने हैं। धातु के 3 भेद हैं, मूल धातु, सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। धातु के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक है, कौन से, मूल धातु, देखिएगा, मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। देखिए मूल धातु क्या होती है, जो मूल धातु होती है किसी पर भी आश्रित नहीं होती है, ये मूल रूप में होती है। जैसे पढ़, गा, रो, सो। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे मूल रूप हैं। सामान्य धातु में क्या होता है कि हम उनके लास्ट में ना लगा देते हैं। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे सामान्य धातु, जो धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बना दिया जाता है उसे हम कहेंगे सामान्य धातु। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, बोलना, सारे के सारे क्या है, आपके सामान्य धातु हैं। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर कोई भी, अब इसमें कोई भी प्रत्यय हो जाता है, प्रत्यय लगाकर या किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाता है, मतलब या तो हम प्रत्यय लगा देते हैं या फिर किसी कारण से अगर हम वर्ड में, शब्द में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न धातु। ठीक है, जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, व्युत्पन्न धातु में आ जाते हैं। फिर आती है यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होता है, यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। देखिए व्युत्पन्न धातु में क्या करते हैं, हम प्रत्यय या किसी कारण से वर्ड को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, यौगिक धातु में हम क्या करते हैं कि उसमें हम प्रत्यय ही जोड़ते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल गए हैं, धातु के भेद। ठीक है, फिर आता है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें हमारे कर्म पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो सकर्मक जहाँ से कोई कर्म पे हमें फर्क पड़ता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, यहाँ से अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना, जहाँ पे कर्म नहीं होता है, जहाँ कर्म रहित होता है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है, उन्हें जब मतलब वाक्य में हम अगर क्वेश्चन लगाए, अगर हमें उनका उत्तर मिल रहा है ना, सबसे ईजी तरीका है ये, अगर हमें उनका आंसर मिल रहा है तो वो हो जाती है सकर्मक, अगर हमें उनका आंसर नहीं मिल रहा है तो वो हो जाती है अकर्मक। ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं आपके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक तो क्वेश्चन ज़रूर आपके अकर्मक सकर्मक से मिलता है कि अकर्मक है कि सकर्मक है। ठीक है, जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे हम क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिएगा क्या कहते हैं। जैसे देखिए तैरना, कूदना, देखिए तैरना अपने आप में ही कंप्लीट बन रहा है। ठीक है ना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मारना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसना, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए उदाहरण देखिए किस तरीके से आते हैं। वह चढ़ता है, वह क्या चढ़ता है, कुछ आंसर आया क्या, नहीं, तो क्या है, वह चढ़ता है अकर्मक क्रिया। वे हंसते हैं, वे क्या हंस रहे हैं,
क्यों हंस रहे हैं? कोई रीज़न तो होगा। नीता खा रही है, क्या खा रही है? पता नहीं क्या खा रही है, ठीक है ना? जिनसे हम जब हम क्वेश्चन में आप क्वेश्चन कर रहे हो वर्ड में जो वाक्य दे रखा है, अगर उसका आंसर ही नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहोगे? अकर्मक क्रिया, उसका कोई कर्म नहीं है, ठीक है ना? यहाँ से पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए जो भी नेचुरल चीज़ें होती है ना वो सारी की सारी किस में जाएंगी? जो भी नेचुरल से, जैसे तूफान आ जाए, जैसे प्रकृति से रिलेटेड आ गए, ठीक है ना? पेड़ से नेचुरल पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ से आपका पेड़ मतलब टूट गया है नेचुरली, तो यहाँ से ये सब सब क्या हो जाएंगे आपके? अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, बच्चे का काम है रोना, बच्चा रो रहा है, कोई मतलब वो कर्म कर रहा है क्या? कोई कर्म नहीं कर रहा। श्याम रोता है, ठीक है, गौरव सोता है, मतलब कुछ कर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? सांप रेंगता है, अब सांप का काम होता है रेंगना, ठीक है ना, उसका नेचुरल काम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? अकर्मक क्रिया। रेलगाड़ी चलती है, वह लजा रही है, ठीक है ना, गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, ठीक है ना, क्यों चल रही है? मतलब कुछ आंसर आया क्या? मतलब कुछ चीज़ें नेचुरली होती है ना वो सारी की सारी किस में आ जाती है? अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि और मोस्टली जो आंसर, अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, और आपको नहीं पता चल रहा है कि अकर्मक है कि ये सकर्मक है, तो आप आंसर क्या लगा के आओगे? अकर्मक लगा के आओगे, ठीक है। देखिएगा, देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म के सहित, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, ठीक है। अकर्मक में जो भी प्रभाव पड़ रहा था वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा था, ठीक है ना। जिस क्रिया का जो प्रभाव था वो कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। देखिए वह चढ़ाई चढ़ता है, वह क्या करता है? चढ़ाई चढ़ रहा है। वह खुशी से हंसता है, वह हंस रहा है, लेकिन किस लिए? है ना, खुशी से, ठीक है ना। गीता खाना खा रही है, ठीक है ना, गीता क्या खा रही है? खाना खा रही है, ठीक है। बच्चे जोरों से रो रहे हैं, मतलब कैसे रो रहे हैं? जोरों से रो रहे हैं। श्याम चोट से रोता है, मतलब श्याम रोता है। एक तो आ रहा था श्याम रोता है, क्यों रो रहा है कोई रीज़न हमें नहीं पता, ठीक है ना। श्याम चोट की वजह से रो रहा है। श्याम फिल्म देख रहा है। एक तो आता है श्याम देख रहा है, क्या देख रहा है? नहीं पता, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, है ना। तो श्याम क्या कर रहा है? यहाँ पे फिल्म देख रहा है, ठीक है ना। तो एक रीजन दे दिया है यहाँ पे। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, एक क्रमक, द्विक्रमक और अपूर्ण क्रिया, ठीक है ना। एक क्रम जहाँ पे एक क्रम हो, द्विक्रम जहाँ पे दो क्रम हो, ठीक है ना। बिस सिंपल भाषा में अपूर्ण क्रिया जहाँ पे क्रिया हमारी पूरी नहीं हुई है, चल रही है अभी, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट, पूर्ण एक क्रम क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक ही क्रम के पूरे होने का पता चले उसे पूर्ण एक क्रम क्रिया कहेंगे। जैसे वह रोटी खाता है, क्या कर रहा है? वो रोटी खा रहा है, एक ही कर्म कर रहा है। श्याम टीवी देख रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है? एक ही कर्म कर रहा है। नौकर झाड़ू लगा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? एक ही कर्म है। पूर्ण द्विक्रम और वो भी कंप्लीट मतलब हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, ठीक है ना। द्विक्रम का अर्थ होता है दो क्रम वाला, दो क्रम सहित। जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे हम द्विक्रम क्रिया कहते हैं। इसमें पहला क्रम प्राणीवाचक होता है और दूसरा क्रम निर्जीव होता है। एक क्रम प्राणीवाचक होगा, दूसरा निर्जीव होगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्विक्रम बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि यहाँ पे सोहन ने गुरुजी को क्या किया? प्रणाम किया। सोहन ने, अब गुरुजी क्या है? प्राणीवाचक, और प्रणाम क्या है? ये निर्जीव है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका? सोहन ने क्या किया? गुरुजी को प्रणाम किया। नर्स रोगी को दवा देती है, अब रोगी क्या है हमारे पास यहाँ पे? प्राणीवाचक है, और दवा क्या है यहाँ पे? निर्जीव है। तो दो कर्म है ना, नर्स ने रोगी को दवा दी है, ठीक है ना। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, अपना भाई, ये भाई क्या है? सजीव है, प्राणीवाचक है, और टीवी देखना क्या आ गया यहाँ पे? निर्जीव है। क्लियर। तो एक जो कर्म होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक कर्म प्राणीवाचक होगा और दूसरा कर्म क्या होगा हमारा? निर्जीव होगा। क्लियर। नौकर फिनाइल से पोछा लगा रही है, पोछा लगा रही है किससे? फिनाइल से, ठीक है। फिर आता है अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया के होते हुए और क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दे, वहाँ पे अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, महात्मा गांधी थे,
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। इसमें राष्ट्रपिता लिखने से ही स्पष्टता आ गई है, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी थे, अब महात्मा गांधी तो पता नहीं कितने थे, ठीक है ना। जो महात्मा गांधी पर्टिकुलर थे वो कौन थे, राष्ट्रपिता थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी, जहाँ पे हमें अर्थ स्पष्ट ना मिले कि ये अकर्मक है कि ये सकर्मक है, वहाँ पे अर्थपूर्ण ना हो, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, अपूर्ण क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम हो। अब देखिए, तुम हो, क्या हो तुम बुद्धिमान हो। तो यहाँ से ये तो कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम हो, ये क्या आ जाएगी, अपूर्ण क्रिया, ठीक है। मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, क्या बन जाओगे, अगले वर्ष। तो यहाँ से मैं अगले वर्ष बुद्धिमान अध्यापक बन जाऊंगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, क्या थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। देखिए ये पर्टिकुलर है कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी तो दिखेगी, ये सकर्मक तो है, कुछ ना कुछ तो है ज़रूर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फिक्स है, लेकिन वो फिक्स क्या है वो इन्होंने अपूर्ण छोड़ दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा आराम से कि अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण क्रिया के भेद बोल लीजिए। अपूर्ण क्रिया एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है। देखो वहाँ से यहाँ से हमें अपूर्ण में यही कन्फ्यूजन था कि बच्चे ये कह सकते कि अपूर्ण हमारी अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। अगर इन दोनों को कंप्लीट कर लिया ना, फिर आपकी अपूर्ण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण क्रिया क्या होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए संज्ञा या विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उन्हें अपूर्ण कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जिन वर्ड से हमें सिर्फ कर्ता से स्पष्ट हो जाता है उसे तो सिर्फ सिंपल क्या कहेंगे, हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जहाँ से हमें कर्ता से कुछ स्पष्ट ना हो, कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, अगर संज्ञा की और विशेषण की आवश्यकता जहाँ पे पड़ जाए ना, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया आ जाती है। क्लियर। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, वह बीमार रहा, ठीक है। तो वह बीमार रहा, कौन रहा हमें नहीं पता, कर्ता कौन है नहीं पता ना। तो यहाँ से किसकी वजह से, बीमार की वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ इसका एडजेक्टिव लगा है, विशेषण लगा है इसका, ठीक है ना। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कभी कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए सकर्मक क्रियाएं कहाँ होती है, जहाँ पे हमें कर्म से पता चल जाता है डायरेक्ट कि ये क्या है, तो सकर्मक हो जाएगी। जहाँ सकर्मक भी कर्म की वजह से और कर्ता की वजह से ये हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सी क्रिया है, तो वो क्या हो जाएगा, तब हमें क्या लगाना पड़ता है, संज्ञा और विशेषण की आवश्यकता होती है, तब हम उसे कहेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। आपने उसे महान बनाया, आपने उसे महान बनाया, ठीक है। अब ये क्या है, उसको महान बनाया, किसको बनाया, महान, नहीं पता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कंप्लीट यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। अब आता है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है। सामान्य, संरचना या प्रयोग के आधार पर भी कितने होते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। संरचना प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इन दोनों में से तो आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। मैं वहाँ से टिक कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं क्या क्या। फिर आता है पूर्वकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये जो दो है ना, इसलिए मैंने इनको दो ज़्यादा बोला है, क्योंकि ये जो दो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। पूर्वकालीन क्रिया कौन सी, पूर्वकालीन जो पहले काम हो चुका है, एंड तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सामान्य क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के रूप में कल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे न लगा हो, तो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे जिस वर्ड के पीछे ना लगा हो, हम क्रिया क्या करें, क्रिया में क्या करते थे, किसी भी धातु के पीछे अगर हम ना लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सारा का सारा, ठीक है। फिर आता है संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं
जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। अर्थात जो क्रियाओं के अधिक से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें हम कहेंगे संयुक्त। संयुक्त मतलब ज़्यादा, है ना। जैसे मैंने क्या खा लिया? मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तुम घर चले जाओ, मीराबाई स्कूल चली गई, वह खा चुका है। यहाँ पे अकर्मक सकर्मक में पजल नहीं होना है, यहाँ पे मिल के कंप्लीट संयुक्त बना है, ठीक है। वह खा भी चुका है, खाना उसने खा लिया। मीरा महाभारत पढ़ने लगी, प्रियंका ने दूध पी लिया, मोहन नाचने लगा। ये सारे के सारे क्या है? आपके संयुक्त क्रिया। आरंभ बोध युक्त से अब संयुक्त क्रिया के भी भेद हैं आपके। इसमें सिर्फ आप नाम नाम याद रख लेना, ज़्यादा ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम नाम देख लेना। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ जहाँ से शुरुआत होती है संयुक्त क्रिया, जहाँ पे हम सब क्रिया को ख़त्म कर देते हैं। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति जहाँ से हम अनुमति ले लेते हैं, ठीक है। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता जिसमें हमें आवश्यकता पड़े। और निश्चय बोधक जहाँ पे निश्चितता दिखाई दे, इच्छा जहाँ पे इच्छा दिखाई दे। अभ्यास बोधक जहाँ पे अभ्यास किया जाए, शक्ति बोधक और पुनरुक्त बोधक। आरंभ बोधक जिन संयुक्त क्रियाओं से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, आरंभ बोधक हो जाएगा। जैसे वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, ठीक है। फिर आता है समाप्ति बोधक, जिस क्रिया से हमें पता चले कि काम समाप्त होने वाला है। जिन क्रियाओं से मुख्य संयुक्त क्रियाओं से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले, हमें समाप्ति बोधक क्रिया हो जाती है, ठीक है। जैसे वह सो चुका है, राम खाना खा चुका है, वह लड़ चुका है। फिर अवकाश बोधक जिन क्रियाओं से किसी क्रिया के निष्पन्न करने के लिए अवकाश बोध कराया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मतलब ख़त्म करने के लिए अवकाश बोध कराया जाए उसे अवकाश बोधक। जैसे वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने न पाया, ठीक है ना। तो ये वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, मतलब वो सो तो गया है, निष्पन्न करने के लिए मतलब उसको थोड़ा सा अवकाश की ज़रूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अनुमति बोधक। अनुमति बोधक क्या होता है? जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया के करने की अनुमति जाने का पता चले, अनुमति का, जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो, मुझे करने दो, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनुमति लेने की। फिर नित्य बोधक जिन क्रियाओं से किसी कार्य की नित्यता का या उसकी ख़त्म न होने का, मतलब रेगुलर वो काम चल रहा है, ठीक है। नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता है, तो वो रेगुलर हो रहा है, ठीक है। नित्य बोधक। आवश्यकता बोधक क्या हो जाएगी? आवश्यकता या कर्तव्य का पता चले, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हमें आवश्यकता या फिर हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होता है, ठीक है। निश्चय बोधक में क्या होता है? जिन क्रियाओं से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का पता चले उसे हम निश्चय बोधक कहेंगे। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? निश्चितता, जहाँ पे हम निश्चितता दिखाएं, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है ना। तो जहाँ आपको निश्चितता दिखाई दे। फिर इच्छा जिन क्रिया में इच्छा का पता चले, वह घर जाना चाहता है, वह खाना खाना चाहता है, वह टीवी देखना चाहता है, वह खेलना चाहता है। जिन क्रियाओं में अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है उसे अभ्यास बोधक। जैसे वह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ अभ्यास का पता चले, डायरेक्ट ये दिख जाएगा आपको। शक्ति बोधक शक्ति का पता चले उसे हम शक्ति, मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ, मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, जहाँ से आपकी शक्ति का पता चले। पुनरुक्ति क्या कहती है? पुनरुक्त जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जुड़ने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? पुनरुक्त क्रिया। वह खेला कूदा करता है, तो ये दो क्रिया है, वह खेलता भी और कूदता भी है, ठीक है ना। वह पढ़ लिख सकता है, तो वो पढ़ता भी और लिख भी सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? पुनरुक्त क्रिया। अब आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाम धातु कहेंगे। ये धातु के नाम से बनी होती है, इसलिए नाम धातु है। जैसे देखिए, इसमें डेफिनेशन पे इतना मत जाओ कि ये क्या है,
ठीक है ना। आप वर्ड से पता चलेगा कि नाम धातु और प्रेरणार्थक, मैंने बोला था ना कि नाम धातु और प्रेरणार्थक दोनों की दोनों क्रियाएं इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलग से बिलगाना, स्वीकार से स्वीकारना। अब ये सारे के सारे अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि। अब ये देखिएगा ऐसे वर्ड, अब ये जो वर्ड हैं ये क्या है, ये आपके क्रिया ना हो करके संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। देखो हाथ क्या है आपका, हाथ आपका संज्ञा है, ठीक है ना। हाथ से क्या बन गया, हथियाना। बात क्या है आपकी, बात करना मतलब विशेषण है। दुख क्या है, विशेषण है। चिकना क्या है, विशेषण है। लाठी क्या है, आपका संज्ञा है, ठीक है। लत क्या है, विशेषण है। पानी क्या है, संज्ञा है। तो बिलग क्या है, ये बिलगाना मतलब ये आपका कोई विशेषण है। स्वीकारना, ठीक है ना, ये भी विशेषण है। तो ये जो वर्ड है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जहाँ से या ना लग जाए, ठीक है ना, वो क्या बन जाती है, नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। अब प्रेरणार्थक करोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, ठीक है, उसने उसे लतिया दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके नाम धातु क्रिया। संज्ञा शब्दों से बनाई कुछ नाम धातु के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे शर्म से शर्माना, शर्म से क्या आ गया, शर्माना। लोभ से क्या आ गया, लोभाना। बात से क्या आ गया, बतियाना, ठीक है। झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्दों से क्या आ जाएगा, सर्वनाम शब्दों से नाम धातु देखिए, अपना से अपनापन, पराया से परायापन। विशेषण से देखिए, साठ सठियाना, तोतला तुतलाना, नरम नरमाना, गरम गरमाना, लज्जा लजाना, लालच ललचाना, फिल्म फिल्माना, ठीक है। अनुकरणवाची शब्द, अब ये देखिए ये प्रेरणार्थक, ये अनुकरणवाची, जैसे अनुकरण कर रहे हैं। नाम धातु के कुछ उदाहरण देख लीजिए। देखिए थप से थपथपाना, यहाँ क्रिया है, वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण था, यहाँ क्रिया है, ठीक है ना। यहाँ थप थप, थप थप से क्या आ गया, थप थप क्या है आपका, थपथपाना, थर थर थरथराना, कप कप कपकपाना, टन टन टनटनाना, ठीक है। फिर है बड़बड़ बड़बड़ाना, खटखटे खटखटाना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे ये क्या है। अब प्रेरणार्थक देख लीजिए। प्रेरणार्थक क्या होता है, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी और को वो प्रेरणा दे रहा है, ठीक है ना, किसी और के पद चिन्ह बन रहा है, ये समझ लीजिएगा आप। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कटवाना, करवाना, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनना, सुनाना या पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आदि, मतलब किसी और से काम को करवा रहा है। जैसे मालिक जो है नौकर से कार साफ करवा रहा है, ठीक है ना। मालिक खुद काम ना करके वो क्या कर रहा है, नौकर से काम को कंप्लीट करवा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी और से काम करवाना क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, बच्चों से पाठ पढ़वाता है, ठीक है। राधा, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसी और से वो पत्र लिखवा रहे। तो किसी और से अगर हम काम करवा रहे तो क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर, उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट मैं शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्रिया क्या होती है, किसी काम का करना क्या होता है, क्रिया कहलाती है। कुछ भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं देना है इसमें, किसी भी काम का करना हो या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। क्रिया के उदाहरण देख लीजिए, क्या बच्चा पलंग से गिर गया, बारिश हो रही है, राधा नाच रही है, खाना खा रहे हैं, है ना। फिर होता है धातु। धातु क्या होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहेंगे। धातु के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। मूल रूप को हम मूल धातु, सामान्य धातु जो हम ना लगा देते क्रिया के लास्ट में, जब धातु के लास्ट में हम क्या लगा देते, ना लगा देते तो सामान्य धातु हो जाती है। व्युत्पन्न, हम कि कोई प्रत्यय या किसी कारणवश से धातु कुछ चेंज हो जाती है तो वो व्युत्पन्न हो जाती है। यौगिक क्या होती है, प्रत्यय की वजह से ही हमारी धातु अगर चेंज होती है तो क्या आ जाती है। फिर आती है क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक वो जहाँ पे हमारे जो सारा का सारा जो काम का करने का जो होता है कर्ता के ऊपर पड़ता है, जहाँ पे कोई कर्म नहीं होता है उसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक में हमारा जो कर्म होता है वो कर्ता पे ना पड़ के कर्म की वजह से जो क्रिया होती है वो कर्म पे पड़े तो उसे हम बोलेंगे अकर्मक, सकर्मक क्रिया। और जितने भी हमारे प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया में हो जाएंगी, ठीक है।
फिर आता है एक क्रम द्विक्रम अपूर्ण क्रिया। एक क्रम में जहाँ एक ही क्रम हो, द्विक्रम में जहाँ आपके दो क्रम हो और दो क्रमों में एक प्राणीवाचक होगा और दूसरा निर्जीव होगा। तीसरा आता है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण जहाँ पे हमें कंप्लीट क्रिया नहीं मिली है, ठीक है। अपूर्ण में भी आपके कितने भाग हैं, दो भाग है, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण अकर्मक में आपका क्या हो जाता है, अपूर्ण तो ही है ही, लेकिन जो काम पड़ेगा वो कर्ता पे पड़ेगा, ठीक है ना। अपूर्ण सकर्मक में आपका जो कर्म होगा वो कर्म के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ से हमें क्या का आंसर मिल जाएगा फिक्स, तो लेकिन वो काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर आता है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालीन, तत्कालीन, कृदंत, यौगिक, सहायक, सजातीय और विधि क्रिया। जो इम्पोर्टेंट थे वो आपके करवा दिए गए। सामान्य क्रिया जहाँ सब सामान्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाओं को मिला के, नाम धातु बता ही दिया है कि लत से लतियाना, हाथ से हथियाना, जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की वजह से आपका वर्ड चेंज हो, क्रिया चेंज हो, ठीक है ना, वहाँ से आप क्या कहेंगे, आपका नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ हम किसी को प्रेरणा देते हैं, ठीक है। फिर आता है सजातीय, जो एक ही जाति की हो। संयुक्त क्रिया जहाँ एक, दो या दो से ज़्यादा। फिर आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक। नाम से ही पता चल रहा है कि जो नाम है वहीं आपके आवश्यकता बोधक जहाँ आवश्यकता हो, निश्चय बोधक जहाँ निश्चयता हो, इच्छा बोधक जहाँ इच्छा हो, अभ्यास बोधक जो काम हम अभ्यास से करते हैं, शक्ति बोधक जहाँ हम ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकते हैं, पुनरुक्ति हम बार बार पुनरुक्ति करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट में नाम धातु, पता ही चल गया। क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर जो बनती है वो क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से चेंज हो जाती है। अनुक्रमणिनी, अनुक्रमण, अनुक्रमणवाची शब्दों से जो नाम धातु बनते हैं वो क्या हो जाती है, जहाँ से देखो नाम है तो वो नाम धातु ही, इतना याद रखना, वो है नाम धातु ही, लेकिन जो अनुक्रमण मतलब बार बार जो चीज़ें आते हैं, जो वर्ड रिपीट होते, थप थप, थपथपाना, थरथर, थरथराना, कप कप, कप कपाना। फिर आता है कि प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्या होता है कि हम जो काम खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं वो क्या हो जाएगा, जैसे देखो थप से इसमें ही बच्चे चेंज होते हैं। ये बड़बड़ बड़बड़ाना, ये क्या हो, बुलवाना, लिखवाना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी क्रिया पता चलेगी, पिलवाना, ठीक है, सुनाना। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे वर्ड आपके क्या होंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होंगे, किसमें, नाम धातु में। लेकिन प्रेरणार्थक में आपके क्या होगी, क्रिया होगी, लेकिन वाना, वाती, ये वर्ड आपके लिख ऐसे होंगे कि हम किसी और से काम करवा रहे हैं, ठीक है। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देखिए, प्रेरक करता, प्रेरित करता। एक होता है प्रेरक करता, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है, उसे प्रेरक करता कहते हैं, जैसे मालिक या अध्यापक, ठीक है, किसी और को देते हैं। प्रेरित जैसे जो किसी और से प्रेरित होते हैं, ठीक है, जैसे नौकर या छात्र। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के मूल के रूप देख लीजिए, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे हम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं जो किसी को प्रेरित करते हैं, ठीक है। द्वितीय क्या होता है, कर्ता खुद दूसरे के काम के लिए प्रेरित कर देता है, जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, सर्कस में हाथी कर्तव्य करवाता है। कि कुछ नियम देख लिए, पढ़, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़, पढ़ाना, पढ़वाना। जो लास्ट में देखिए आ गया ना, मूल दो अक्षरों वाली धातुओं में जब आना या वाना लग जाए, पढ़ आ गया, मूल रूप है, ये पढ़ाना, ये आपकी क्रिया बन गई, वाना लग गया ना, पढ़वाना। चल, चलाना, क्रिया बन गया, चलवाना। वाना या आना लग जाए वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जब दो अक्षर वाली धातु में ए या ओ जोड़ दिया जाए तो दीर्घ स्वरों को हसर स्वर बना दिया जाता है, जैसे ये अब बन गया जीत, जिताना, जितवाना। बस सिर्फ वाना याद रखना, आना याद रखना, और कुछ नहीं है। समझवाना, बदलवाना, ठीक है, दिल चिलवाना। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण देखिए, उठना, उठवाना, उड़ना, उड़वाना, चलना, चलवाना। बस लास्ट में इतना ही याद रखना है, लास्ट में वाना या आना मिलेगा और कुछ भी नहीं है। फिर पूर्वकालीन क्रिया,
पूर्वकालीन क्रिया का अर्थ होता है पहले से किया हुआ, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे काम में लग जाता है उसी टाइम पे। पुजारी ने नहाकर क्या की? पूजा की। नहाया, उसके बाद पूजा करना स्टार्ट कर दिया। चोरी की और भाग गया। पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। खाना खाया और सो गया। मतलब एक काम किया और दूसरा, एक कदम किया, दूसरा फटाक दे स्टार्ट कर दिया, तो पूर्वकालीन क्रिया आ जाएगी। ठीक है। तत्कालीन क्रिया, वह आते ही सो गया। जैसे यह क्रिया की पूर्वकालीन की मुख्य क्रिया पहले खत्म हुई, लेकिन उसमें मुख्य क्रिया के समय का अंतर न होकर कर्म का अंतर होता है। जैसे वह आया और आते ही क्या हो गया? सो गया। तुरंत आया और सो गया। शेर को देखते ही वो बेहोश हो गया। यहाँ पे कुछ डिफरेंस लगा क्या? कुछ नहीं लगा, सिर्फ कर्म में डिफरेंस हुआ कि वो शेर को उसने देखा और बेहोश हो गया, तुरंत उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो तत्कालीन क्रिया। कृदंत क्रिया होता है कृत्य कर्त्यों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जब क्रिया में कृत्य कर्त्य जोड़कर उसका एक नया रूप बना दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कृत। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि। फिर आता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाएं कहती हैं जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करते हैं, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्वकालीन होती है। ठीक है, वह, जैसे मान लीजिए वह सामान रख कर गया, दो, सामान रख कर और चला गया। ठीक है, परीक्षा सिर पर आ पहुंची है। ठीक है, आपके सिर पे भी आ पहुंची है परीक्षा। परीक्षा, एक तो परीक्षा काम आ गया और वो आ गई है बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें पहली क्रिया पूर्वकालीन होती है। नेक्स्ट देखिए सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हमको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। वह आता है और तुम सोए हुए हो, मतलब वह आता है और तुम सोए हुए। जैसे जो क्रिया क्या कहते हैं? ये सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक तो कभी एक से ज़्यादा सहायक क्रिया के काम आ जाती है, लेकिन इनमें हेर फेर करने से क्रिया में काल का परिवर्तन हो जाता है। जैसे तुम आए, वह आता है, वो आया है और तुम सो गए हो। ठीक है तो दो काम, दो क्रियाएं है ना। एक बंदा आया है, दूसरा सोया हुआ, तो दो क्रियाएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? सहायक क्रिया। सजातीय क्रिया, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ अपने उनके धातु की बनी भावनाएं भाववाचक संज्ञा के प्रयोग से सजातीय क्रिया होती है। जैसे अच्छा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इनके सिर्फ नाम नाम याद कर लो। सजातीय विधि क्रिया, जिस प्रकार क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे हम क्या बोलेंगे? विधि क्रिया। जैसे घर जाओ, ठहर जा। ठीक है, किसी की आज्ञा का पता चले उसे हम विधि क्रिया बोलेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वो कंप्लीट हो चुका है और डिटेल में मैंने ये क्लास कंप्लीट करवा दी है कि क्रिया क्या है, क्रिया के भेद क्या है, उनमें से किस तरीके से हम क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।